नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज है 18 जून 2022 और 18 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी डिस्कस करते चलेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक टीम का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। दोस्तों, आगे जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं या दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं दोस्तों, उसमें भारत की तरफ से 37 सदस्यीय टीम जाएगी, जिसका दोस्तों नेतृत्व नीरज चोपड़ा के हाथ में होगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम की, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1930 से। वर्तमान में दोस्तों ये 22वां संस्करण है। इसका आयोजन होगा दोस्तों इंग्लैंड में। और दोस्तों ये जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे। और दोस्तों स्टेडियम में होगा, अलेक्जेंडर स्टेडियम में। और कुल प्रतिभागी होंगे दोस्तों 5054। 21वां संस्करण कॉमनवेल्थ का दोस्तों दिल्ली में खेला गया था, जिसमें भारत ने 25 गोल्ड, 19 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज जीते थे। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक टीम का नेतृत्व करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI द्वारा 16 जून 2022 को टीम की घोषणा की गई थी। 37 सदस्यों में से 18 महिलाएं और 19 पुरुष हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश में UPI और रुपए कार्ड की स्वीकृति के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस में UPI और रुपए कार्ड की स्वीकृति के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात फ्रांस की हुई है, तो फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। सबसे बड़ा शहर पेरिस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न। क्षेत्रफल है दोस्तों 6,43,801 वर्ग किलोमीटर। और ये 42वां देश है पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है दोस्तों यूरो। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल में फ्रांस में UPI और रुपए कार्ड की स्वीकृति के लिए लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सभी भारतीयों को फ्रांस में लायरा नेटवर्क के टर्मिनलों और मशीनों पर UPI और रुपए कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देगा। यह पहली बार होगा जब किसी यूरोपीय देश में UPI को स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में किस दिन को पारिवारिक प्रेषण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 16 जून। तो दोस्तों 16 जून को पारिवारिक प्रेषण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस या दोस्तों IDFR हर साल 16 जून को मनाया जाता है। यह दिन उन प्रवासी कामगारों के प्रयासों का अवलोकन करने के लिए है जो घर वापस पैसे भेजकर अपने परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। 2022 के लिए थीम दोस्तों डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन है। यह दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में किस राज्य में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में
3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों बात हिमाचल की हुई है तो हिमाचल की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। राजधानी शिमला दोस्तों गर्मियों की है और धर्मशाला सर्दियों की है दोस्तों। जिले 12, क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर और ये भारत का 18वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, साक्षरता दर 74.04%। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 16 जून 2022 को शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया था। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव और पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-2023 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सरगम कौशल। तो दोस्तों सरगम कौशल को मिसेज इंडिया 2022-23 के रूप में ताज पहनाया गया है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 जून 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया था। श्रीमती सरगम कौशल को विजेता का ताज पहनाया गया और वे मिसेज वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उसके बाद श्रीमती जूही व्यास प्रथम उपविजेता और श्रीमती चाहत दलाल द्वितीय उपविजेता रही। श्रीमती सरगम कौशल को भारत के सभी हिस्सों से 51 अन्य प्रतिभागियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाली विजेता के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथुम योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु ने जून 2022 में एनम एजुथुम योजना शुरू की है। यहाँ पर दोस्तों बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी चेन्नई, सबसे बड़ा शहर चेन्नई, जिले 38, क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 10वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, साक्षरता दर 82.9%, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 996 महिलाएं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जून 2022 में एनम एजुथुम योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को सीखने के अंतराल का आकलन करने और उसे समझने के कार्य पुस्तिकाएं विस्तृत करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रेस परिषद या दोस्तों PCI के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो दोस्तों जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद या दोस्तों PCI के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों यहाँ पर बात PCI की हुई है तो इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष है दोस्तों रंजना प्रकाश देसाई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद PCI का अगला अध्यक्ष चुना गया है। जस्टिस देसाई ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग का नेतृत्व किया था। न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद सेवानिवृत्त ने नवंबर 2021 में PCI अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद यह पद खाली पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने UN वुमेन के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लिंक्डइन कॉरपोरेशन। तो दोस्तों लिंक्डइन कॉरपोरेशन ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए UN वुमेन के साथ भागीदारी की है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है लिंक्डइन की तो इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 2003 को। हेडक्वार्टर दोस्तों कैलिफोर्निया USA में। CEO है दोस्तों रयान रोसलंस्की, चेयरमैन जेफ वेर्नियर।
लिंक्डइन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए यूएन वुमेन के साथ साझेदारी में 5 लाख अमेरिकी डॉलर या दोस्तों 3.88 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह परियोजना महाराष्ट्र में 2000 महिलाओं के डिजिटल सॉफ्ट और रोजगार कौशल विकसित करने के लिए एक पायलट लॉन्च की है। 3 साल का क्षेत्रीय सहयोग महिलाओं को डिजिटल रूप से उन्नत करेगा, उन्हें नौकरियों तक अधिक पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत में स्टार्टअप्स को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, HSBC इंडिया। तो दोस्तों HSBC इंडिया ने भारत में स्टार्टअप्स को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पर बात HSBC की हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। CEO हितेंद्र दवे। HSBC इंडिया भारत में स्टार्टअप्स को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में उच्च विकास तकनीक के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को ऋण दिया जाएगा। इसका प्रबंधन बैंक के वाणिज्य बैंकिंग वर्टिकल द्वारा किया जाएगा। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग वर्टिकल ने 2020 में अवधि 187 मिलियन डॉलर के मुकाबले 2021 के लिए अपने लाभ में 265 मिलियन डॉलर में 42% की उछाल देखी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 17 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने सदस्यों के बीच व्यापार समझौतों के पैकेज को सील कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन ने अपने सदस्यों के बीच व्यापार समझौतों के पैकेज को सील कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों बात WTO की हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक नागोजी ओकोंजो इवेला। सदस्य देश है दोस्तों 164। विश्व व्यापार संगठन या दोस्तों WTO के 164 सदस्य देशों ने अनंततः 17 जून 2022 को जिनेवा में व्यापार समझौते के एक पैकेज को सील कर दिया है, जिसमें भारत सबसे आगे था। व्यापार सौदों की श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा की प्रतिज्ञा, मत्स्य पालन सब्सिडी पर संतुलित परिणाम आदि शामिल हैं। WTO ने पिछली बार 2013 में एक बड़ा व्यापार निर्णय लिया था, जब शांति खंड के लिए भारत की मांग पर सहमत हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 में पहली बार किस प्रसारण कंपनी ने खरीद नीति जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रसार भारती। तो दोस्तों प्रसार भारती ने 2022 में पहली बार खरीद नीति जारी की है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है प्रसार भारती की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। CEO है दोस्तों शशि शेखर वेम्पति। प्रसार भारती में पहली बार सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र द्वारा जून 2022 में एक खरीद नीति जारी की गई थी। प्रसार भारती खरीद नीति सभी प्रसार भारती कार्य क्षेत्रों में सभी खरीद संस्थाओं को एक निष्पक्ष, न्याय संगत और पारदर्शी तरीके से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्दिष्ट गुणवत्ता की सामग्री, सेवाओं और काम की खरीद के लिए एक निर्देश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए ऊपरी आयु को 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 23 वर्ष। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना चालू की गई है, जिसमें दोस्तों पहले आयु सीमा 21 रखी गई थी, पर उसमें अब उसको बढ़ाकर 21 से 23 कर दी है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए आयु में छूट केवल एक बार दी जाएगी। यह योजना भारतीय युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों के नियमित कैडर
में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व किडनी कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 16 जून। तो दोस्तों 16 जून को विश्व किडनी कैंसर दिवस मनाया जाता है। 16 जून को विश्व किडनी कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। किडनी कैंसर पुरुषों और महिलाओं दोनों में होने वाले 10 सबसे आम कैंसरों में से एक हैं। किडनी कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो किडनी में तब शुरू होता है जब शरीर में कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती है। कुल मिलाकर पुरुषों में गुर्दे के कैंसर के विकास के लिए आजीवन जोखिम 46 में से एक 2.02% है और महिलाओं में यह 80 में से एक या दोस्तों 1.03% है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बात हैदराबाद की हुई है, तो हैदराबाद कहाँ आता है दोस्तों? तेलंगाना में। तो दोस्तों तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 में। राजधानी हैदराबाद, जिले 33, क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 11वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरंजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, साक्षरता दर 72.80%। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड इलेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस यूनिट को 24,000 करोड़ रुपए में के निवेश में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 17 जून। तो दोस्तों 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मरुस्थलीकरण को रोकने और उसे सूखे से बचाने के तरीकों पर प्रकाश डालना है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 जनवरी 1995 को घोषित किया गया था। 2022 के लिए दोस्तों इसकी थीम है राइजिंग ऑफ फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासी निकाय ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारतीय मानक ब्यूरो या दोस्तों BIS। तो दोस्तों BIS ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक विकसित किया है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है BIS की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को। हेडक्वार्टर दिल्ली में। डायरेक्टर प्रमोद कुमार तिवारी है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय राष्ट्रीय मानक ब्यूरो BIS ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक विकसित किया है। इसे मिट्टी कूल्ड रेफ्रिजरेटर नाम दिया है। गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति रेफ्रिजरेटर के पीछे के अन्वेषक है। यह मानक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से 17 में से 6 को पूरा करने में BIS की मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस भारतीय राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केरल। तो दोस्तों केरल को ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रिपोर्ट या दोस्तों GSER रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में दोस्तों भारतीय राज्यों में से पहला स्थान दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात केरल की हुई है, तो केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिले 14, क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर और ये देश का
21वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। साक्षरता दर 96.2%। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया का पहला स्थान मिला है। इसे GSER 2022 में वैश्विक रैंकिंग में चौथा स्थान दिया गया है। रिपोर्ट को नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। 2022 में प्रकाशित पहले GSER में केरल को एशिया में पांचवां और दुनिया में 20वां स्थान मिला था। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा, 16 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। तो दोस्तों नितिन गडकरी ने 16 जून 2022 को नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जून 2022 को नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन डीकार्बोनाइजेशन उनके प्रबंधन सहित जलवायु परिवर्तन, नीतिगत मुद्दों और स्थिरता आदि से संबंधित विभिन्न शोध विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।